नमस्ते। सोचिए, उत्तर प्रदेश की घोरावल सीट पर एक पार्टी को जीतने के लिए 24,000 वोटों का एक बहुत बड़ा फासला पाटना है। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है। आज हम इसी चुनावी रणभूमि का एक गहरा विश्लेषण करेंगे, जहां जमीन के मुद्दे और समाज के समीकरण ही असली रणनीति को तय करते हैं। तो ये है घोरावल, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का एक हिस्सा। यहाँ की राजनीति देखिए सिर्फ बड़े बड़े नारों पर नहीं चलती, बल्कि जमीन और वहाँ के लोगों के जीवन पर टिकी है। यहाँ का हर एक वोट, उसके पीछे पानी, रोजगार और अपने अस्तित्व की एक पूरी कहानी छिपी है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, कोई भी पार्टी 24,000 वोटों के इतने बड़े अंतर को कैसे भर सकती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है। आइए इसी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस चुनौती को समझने के लिए सबसे पहले हमें घोरावल के लोगों की नब्ज को पकड़ना होगा। उनकी असली समस्याएं क्या हैं? आखिर वो कौन सी शिकायतें हैं जो उनके वोट का रुख तय करती हैं? घोरावल की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वो असल में बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हुई हैं। जरा सोचिए, पीने के पानी में जहरीला फ्लोराइड और आयरन मिला हुआ हो, अस्पताल तो हो पर उनमें डॉक्टर ना हो, फैक्ट्रियों का प्रदूषण हवा और पानी दोनों को खराब कर रहा हो, और ऊपर से बेरोजगारी और टूटी फूटी सड़कें। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है। इन समस्याओं के साथ साथ यहाँ की सामाजिक बनावट भी देखिए। लगभग 45% आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है। इन समुदायों में सामाजिक न्याय की एक बहुत गहरी और पुरानी मांग है जो दबी हुई है। ये मांग यहाँ की राजनीति को एक बहुत शक्तिशाली दिशा देती है। और देखिए, जब बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती तो ये मांग और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। हमारे संविधान का भी यही मूल आधार है, हर व्यक्ति की गरिमा और अपनी बात को जिम्मेदारी से रखने का अधिकार। तो लोगों की भावनाओं और उनकी समस्याओं को समझने के बाद चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि चुनाव में अंत में तो संख्या ही मायने रखती है। देखते हैं कि पिछले चुनाव का गणित क्या कहता है। ये संख्या देखिए, 23,922। ये 2022 में समाजवादी पार्टी की हार का अंतर था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सभी शिकायतों और उम्मीदों का एक तरह से जोड़ है जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि 2022 में वोट आखिर गए कहां। बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिले, समाजवादी पार्टी को लगभग 31%, बीएसपी ने भी करीब 19% वोट लेकर अपनी एक मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। मतलब जीत और हार के बीच सीधा सीधा 9.5% का फासला था। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। क्या घोरावल का मिजाज हमेशा से ऐसा ही था या यहाँ के वोटर बदलते रहे हैं? आइए इस हार की जड़ों को और गहराई से खंगालते हैं। ये टेबल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। 2012 में देखिए, समाजवादी पार्टी 43% वोट के साथ बहुत मजबूत थी और बीजेपी सिर्फ 4% पर। लेकिन 2017 में पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। बीजेपी सीधे लगभग 49% पर पहुंच गई और सपा 24% पर सिमट गई। 2022 में सपा ने वापसी की कोशिश तो की, पर बीजेपी 40% के साथ अपनी बढ़त बनाए रही। इससे एक बात तो साफ है कि घोरावल के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा भी बहुत मायने रखता है। सपा के उम्मीदवार रमेश चंद्र दुबे की अपनी ताकतें हैं, आर्थिक रूप से वो मजबूत हैं और पार्टी कैडर से भी उनका अच्छा जुड़ाव है। लेकिन कमजोरियां भी हैं, जैसे लगातार 2 हार का रिकॉर्ड, विधायी अनुभव की कमी और प्रचार के थोड़े पुराने तरीके। शायद यही वजह है कि 2017 और 2022 के बदलते राजनीतिक माहौल में वो अपनी पूरी पकड़ नहीं बना पाए। तो समस्याएं और आंकड़े दोनों को समझने के बाद अब बात करते हैं समाधान की। इस चुनावी चुनौती से निपटने के लिए एक खास रणनीति का प्रस्ताव है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत या 4 फेज्ड डॉक्ट्रीन कहा गया है। ये एक 4 आयामी रणनीति है। पहला है चुनावी चेहरा, मतलब अपने कोर वोट बैंक को एकजुट करना और ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीन पर पूरी तरह से सक्रिय करना। तीसरा, नैरेटिव चेहरा, लोगों के दिल को छूने वाला एक मजबूत संदेश तैयार करना। और चौथा, संसाधन चेहरा, मतलब प्रचार के लिए जो भी धन और साधन है उनका सही इस्तेमाल करना। इस नैरेटिव चेहरे को थोड़ा और समझते हैं। ये सिर्फ नारों का खेल नहीं है, ये कहानियों का खेल है। जैसे डबल इंजन के बड़े नारे के सामने स्थानीय स्तर पर हुई अनदेखी की छोटी छोटी सच्ची कहानियां रखना।
न्याय और विकास को अपने अभियान का केंद्र बनाना, यानी साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य और किसानों को राहत। और सबसे जरूरी, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके स्थानीय भाषा में लोगों से सीधी बात करना। और इस पूरी की पूरी रणनीति का असली मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि लोगों की शिकायतों को शासन का हिस्सा बनाकर उनका समाधान करना है। असल मकसद यही है। और यही है गवर्नेंस ब्लूप्रिंट, एक ऐसा प्लान जहां हर चुनावी वादा किसी असली दर्ज की हुई समस्या का सीधा समाधान हो। लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक ठोस जनादेश हासिल करना है। और यह जरूरी है कि इस प्रक्रिया में इकट्ठा किए गए डेटा का सम्मान हो। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी यही सिखाता है। लोगों की जानकारी उनकी सहमति से और सिर्फ सही मकसद के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो रणनीति तैयार है, मकसद भी साफ है। अब सवाल ये उठता है कि इसे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा। इसके लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान को 4 चरणों में बांटा गया है। D90 यानी चुनाव से 90 दिन पहले घर घर सर्वे और जनसभाओं से जमीन तैयार करना। D60 रैलियों से माहौल बनाना और मुख्य मुद्दों पर जोर देना। D30 हर दरवाजे पर दस्तक देकर आखिरी संपर्क साधना। और फिर आता है D-Day, जिस दिन हर एक समर्थक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना सुनिश्चित करना। और अंत में एक बड़ा सवाल मैं छोड़ जाता हूं, क्या यही भारतीय राजनीति का भविष्य है? एक ऐसी व्यवस्था जहां डेटा का इस्तेमाल लोगों की गरिमा को समझने के लिए हो और रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए बने। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 0800 4204 1602. Purpose beyond politics.